चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग चालू कर रहे हैं तो हम लोग को दो तीन बात का सिर्फ ध्यान रखना है। कंडीशंस ऑफ डी आपको मालूम होना चाहिए। कंडीशंस ऑफ डी क्या क्या है बच्चा, कि अगर मैं आपको बोलूं डी ग्रेटर देन 0 का केस क्या बोलता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इज इक्वल टू 0 का केस क्या बोलता है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, हाँ या ना। डी लेस देन 0 का केस क्या बोलता है, रूट्स आर इमेजिनरी। अब मैंने ये तीन केस तो होता ही होता है, इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा केस जो आपको ध्यान में रखना है। आपको बोल देता है कई बार क्वेश्चन में बोलेगा रूट्स आर रियल बोल करके छोड़ देगा, क्या बोल करके छोड़ देगा, रूट्स आर रियल। तो रूट्स रियल कब होते हैं, तो इसका केस आता है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों केस कंबाइन करता है। क्योंकि इस केस में भी क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और का डिस्टिंक्ट कह लो, और इसका केस क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल तो दोनों केस में ना है, तो दोनों का दोनों केस लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बात समझ में आता है या नहीं आता है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, रूट्स आर रैशनल, क्या हो जाएगा, रियल नहीं बोल रहे, रियल का तो दो पार्ट है, इरेशनल भी है और रैशनल भी है। हम बोल रहे हैं कि रूट्स रैशनल कब होगा, तो जब d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए तब आपका रूट्स रैशनल हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपको या तो फैक्टराइजेशन वगैरह आ रहा होगा, वो आगे के क्वेश्चंस में कर लेंगे। जहां पर आप फंसेंगे क्वाड्रेटिक में, ये तो डी के केसेस में फंसेंगे, वो क्वेश्चंस भी आगे देखने को मिलेगा, और जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स में फंसेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में समझा था कि जो चीज आपको या तो निकालने के लिए बोला जा रहा होगा या तो आप उसको एज्यूम करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग ये था कि जब कभी भी किसी चीज से कंपेयर हो तुरंत उसको आपको मान लेना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कंसीडर किसको करना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कब से ये भी बोला, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। एक बार के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोला, रोहन्स प्रेजेंट मदर्स एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। आप किसको मानेंगे, किसकी एज को मानेंगे बताइए, रोहन्स एज भी आर मान लेते हैं, इजी रहेगा। अगर रोहन्स का एज आर है तो रोहन्स की मदर का एज क्या होगा, आर प्लस 26, कोई दिक्कत नहीं। अब केस नंबर 2 क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल बाद, तो रोहन का एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा, आर प्लस 3। उनकी मदर का एज कितना हो जाएगा, आर प्लस 29, वो कितना है 360। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस 32r प्लस, एक मिनट, यहां पर आपका पहले जनरेट हो रहा होगा 9 3 27, 87 इज इक्वल टू 360, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आर स्क्वायर प्लस 32r माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट आपका निगेटिव में आया है, प्रोडक्ट आपका निगेटिव में आया है, मतलब आपको नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े वाले नंबर को प्लस में और छोटे वाले नंबर को माइनस में। बड़े वाले नंबर को प्लस में क्यों, क्योंकि ये साइन आपको बता रहा है कि आपको प्लस में रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वापस से क्लियर कर रहा हूं, माइनस 273 आर स्क्वायर अगर लिए तो एक आर इधर और एक आर इधर, और ये माइनस सिंबल क्या बताता है, नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको आप स्प्लिट करेंगे 39 और 7, ठीक है, 7 में स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा है 39, बड़े वाले नंबर का सिंबल क्या होगा, प्लस में जाएगा, और छोटे वाले नंबर का सिंबल माइनस में जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर को आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड करना रहता तो दोनों नंबर का साइन सेम रहता, ठीक है।
अब वो साइन सेम रहेगा, वो सबसे डिपेंड क्या करेगा कि बड़ा वाला नंबर कौन बताएगा, बीच वाले नंबर का साइन। तो नंबर आपके पास क्या निकल करके आया, आर स्क्वायर प्लस 39r माइनस 7r माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, एक तो 7 निकल करके आएगा और एक आपका माइनस 39 निकल करके आएगा। तो r का वैल्यू एक निकल करके आएगा r माइनस 39 और एक r निकल करके आएगा 7। निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। और हम लोगों ने r को ही माना था रेफरेंस प्रेजेंट एज, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर बोलता कि हमको उनकी मदर्स का भी एज बताइए तो 26 साल उसमें ऐड कर देते। क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किया लीनियर इक्वेशंस के टाइम पे भी, अभी वापस से चीजों को समझते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। किससे कंपेयर हुआ, ओरिजिनल स्पीड से। तो ओरिजिनल स्पीड को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो अब जब रिड्यूस हो जाता है कितना, तो रिड्यूस्ड स्पीड कितना हो गया x माइनस 8, देन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब मतलब क्या बोला, अगर 480 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है, अब इसको टाइम क्या लगता है, सबसे पहले t1 ओरिजिनल टाइम क्या लगेगा, तो 480 बाई x। न्यू टाइम क्या लगेगा जब स्पीड घट जाएगा, तो न्यू टाइम लग रहा होगा 480, डिस्टेंस तो सेम कवर करना है और स्पीड आपने घटा दिया x माइनस 8। अब आप हमको एक बात को समझ सकते हैं, इस बात को कि अगर यहां पर नंबर घट गया है तो ये पूरा पोर्शन बढ़ गया है। ऑब्वियसली स्पीड अगर आपने कम कर दिया तो समय आपको ज्यादा लगने वाला है, और यहाँ पे स्पीड वही है तो इसमें समय कम लगता, हाँ या ना। तो इसमें समय ज्यादा लगता, मतलब tn में समय ज्यादा लगेगा t1 के कंपैरिजन में, हाँ या ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का है। तो अगर हम लोग बोलेंगे 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू, 480 को कॉमन ले लीजिए, क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, और 480 को इधर भेज दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 160। एलसीएम आएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा x माइनस, अब गड़बड़ाते लोग कहां पर है, x माइनस के साथ x माइनस 8 लिख देते हैं, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। आपका x करके आपको x माइनस 8 लिखना है, अगर आपको x माइनस 8 लिखना है तो ब्रैकेट के साथ लिखिए, और नहीं तो जो इतना डिजिट लिखेंगे, अगर आगे में माइनस आ गया है, हर डिजिट को लिखने से पहले उस नंबर का साइन को देखिए और उस हर नंबर के साइन को चेंज करते जाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x का साइन देख रहे हैं तो किसमें है, प्लस में है, वो ऑलरेडी माइनस में शिफ्ट हो गया, और 8 किसमें था, माइनस में था, वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इज इक्वल टू 160। ये x और x कट गया, उधर जाकर के मल्टीप्लाई होकर के कितना बनाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर 160 मल्टीप्लाई होगा 8 से, कितना क्रिएट करेगा 1440, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1440 इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट, या हाँ 1280, सही बात है, ये माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा कैलकुलेशन। क्लियर है। अब आपको इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन का सेम रूल लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन से आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन लेंगे, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x प्लस 32 और x माइनस 40 फैक्टराइज होकर के आपका क्या आंसर निकल करके आएगा, या तो x की वैल्यू माइनस 32 किलोमीटर पर आवर होती, ये तो होगी नहीं क्योंकि स्पीड निगेटिव में है, तो आप बोलेंगे इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू और कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सही है, इसको आप इग्नोर करेंगे और लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट में इग्नोरिंग द
निगेटिव वैल्यू, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी इन द निगेटिव। क्लियर है? कंसिडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन जब आप निकाल लें तो आखिरी में एक बार के लिए क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए आंसर फाइनल कैलकुलेट करने के बाद, ताकि आपसे गलती ना हो। लास्ट बार एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि बोला क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, चलेगा। ठीक है? नहीं तो कई बार ये भी बोल सकता था कि कई बार बोल सकता है फाइंड द जेन्युइन टाइम टेकन, जेन्युइन टाइम कितना लग रहा है 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए, वो बताइए। उस केस में आपको 480/40 करना पड़ता और आंसर आपको 12 घंटे का समय बताना पड़ता। क्लियर है? हाँ या ना? कई बार आपको यह भी बोला जा सकता है फाइंड द टाइम कैलकुलेट इन ईच केस, मतलब पहले वाले में समय कितना लग रहा है और दूसरे वाले में समय कितना लग रहा है। आपसे ये भी, क्योंकि सीबीएसई आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है। आपने आंसर पूरा निकाल लिया, आपने ये चीज को देखा ही नहीं कि आपसे सवाल पूछा क्या गया है। तो जब आप आंसर निकाल लें तो नहीं गड़बड़ हो, इसके लिए एक बार के लिए क्वेश्चन की तरफ चले जाइए और देख लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 मिनट का पॉज लीजिए और क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट। आपको कभी इस तरीके का रूट वाला टर्म्स अगर बीच में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आज जो हैक बता रहा हूं, इस हैक से प्रॉब्लम एकदम समाधान है। अगर वापस से सेम हैक है जिस हिसाब से हम लोग फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, मेरा रूल हर क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगा नहीं, विल रिमेन द सेम। अब हम लोग वापस से इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और हम लोग डेवलप करते हैं +6x²। अब आप यहां पर x और x को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन आप यहां पर x और x को क्यों हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि इस बात को भी आप समझते हैं। मेरा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो किस केस पे होना चाहिए, जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस केस पे था, x के केस पे था, इसलिए हम लोग x और x को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो मेरा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था वो r और r के केस पे था, है ना? तो हम लोग उसको r और r के केस पे डिपेंड करते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन आपका सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन x और x के केस पे नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि √3 को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डेवलप करना है, तो √3 आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कैसे डेवलप करेंगे? आपको मैं बोल सकता हूं √3 डेवलप करना, तो आपको बोलना पड़ेगा 2√3 माइनस √3, 5√3 माइनस 4√3। हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि 3√3 डेवलप करना है, तो 3√3 कैसे डेवलप करोगे? मैं आपको बोलना पड़ेगा कि 2√3 प्लस √3। अगर मैं आपको बोलूं 4√3 डेवलप करना है, तो 4√3 डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे? 3√3 प्लस √3, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 3√3 प्लस √3, 4√3। मैं बोल सकता हूं 4√3 प्लस 0। मैं बोल सकता हूं 5√3 माइनस √3। मैं बोल सकता हूं 6√3 माइनस 2√3। हाँ या ना? बट मैं जो भी केस बोल रहा हूं, इन सब केस में एक चीज कॉमन है कि √3 का साथ में होना। जब तक √3 साथ में नहीं होगा तब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 4√3 डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इरेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी रहता है, क्योंकि आपको उसको साथ में लेकर के ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो रूट वाले नंबर को हमेशा ट्रीट किया करो एज अ वेरिएबल। अब यहां पर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वो किसके केस में करना है, √6। तो एक √6 इसको दे दो और एक √6 इसको दे दो। समझ में आया? तो अब जो मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, वो जो भी नंबर आएगा उसके साथ √6x इंक्लूड कर देना, जो भी नंबर आएगा उसके साथ √6x इंक्लूड कर देना। तो मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन किस केस पे होगा, √6x के केस पे। क्लियर है? अब जब मैंने इधर से x और x दिया था तो ये x² खत्म हो गया था, इधर से √6 और √6 दिया तो क्या खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, तो नंबर क्या बचा, 1। अगर 12 रहता तो नंबर क्या बचता, 2। 24 रहता तो नंबर क्या बचता, 4। हाँ या ना? तो इसी तरीके से अब नंबर क्या बचा, 1। 1 का फैक्टराइजेशन तो सिर्फ एक ही हो सकता है, 1 और, तो मतलब बोल रहा है एक √6x है, एक दूसरा भी √6x है। बड़े वाले नंबर का साइन मतलब चीज के अब दोनों नंबर बराबर है, और दोनों नंबर को करना क्या है, ऐड। तो भैया बीच वाले नंबर का साइन क्या है, माइनस। अगर एक माइनस में जाएगा तो दूसरा भी माइनस में जाएगा। अब जरा सा देख लो, 3x² माइनस √6x माइनस √6x, तो कितना √6x, 2 √6x। हाँ या ना? प्लस 2
इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन आएगा। √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। अब 3 को भी क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो भैया एक √3x आ जाएगा, तो क्या बचेगा इसके पास, √3x बचेगा। यहां पे माइनस √2, इसमें को वापस एक्सप्लेन किए, √3x √2x, इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, √2 इंटू √2। तो माइनस √2 को कॉमन ले लिए, यहां पे क्या बचा, √3x माइनस √2। देखेंगे तो ये पोर्शन पूरा कॉमन आ गया, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 हो गया फैक्टराइज। अब रूट बोला था निकालने के लिए, तो x का वैल्यू क्या बोलते हैं, √2 बाय √3, इधर भी √2 बाय, तो भैया रूट्स बराबर हो गए हैं, हाँ या ना, √2 बाय √3। अब √2 बाय √3 को यहां पर छोड़ना मत, कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं छोड़ते हैं, तो यहां पर आप बोल दीजिएगा x इज इक्वल्स टू √6 बाय 3, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया √6 और ये हो गया 3, तो √6 बाय 3। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं पहली बार में। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और एनालाइज करिए कि कहां पर किन चीजों से कंपेयर की जा रही है। ठीक है, पहला कंडीशन वहां पर खत्म हो जाता है, दूसरा कंडीशन चालू होता है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, एक कंडीशन बोला कि टोटल कॉस्ट कितना है प्रोडक्शन का उस दिन पे 90 रुपए, तो फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced। ठीक है, क्या बोलता है, 3 ज्यादा है जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उससे उस दिन, इफ द कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अब यहां पर दो चीजें हैं, क्या है कि जितना भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप उसको उसके एक क्वांटिटी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। और वो टोटल कॉस्ट कितना है, 90 रुपए, हाँ या ना। अब एक बार के लिए क्वेश्चन को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब क्वेश्चन को समझिए और अटेम्प्ट करने का कोशिश। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced, राइट। किससे कंपैरिजन हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया एक दिन में मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना, तो इसका कॉस्ट कितना निकल करके आएगा, 3 ज्यादा ट्वाइस द आर्टिकल ऑफ नंबर प्रोड्यूस्ड, जितना आर्टिकल हो रहा है प्रोड्यूस उसका 2 गुना और उसमें 3 ज्यादा उसका कॉस्ट है, हाँ या ना। और आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो रहा है, x। अब टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कितना, 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर, अब 90 को अगर स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करें ताकि 3 आ जाए, जल्दी से सोचो। या अगर आपको लगता है, सॉरी 180 को स्प्लिट करना है, माइनस 180 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करो, कैसे कैसे स्प्लिट करोगे, तो अगर आप करके देखेंगे तो प्लस ऑफ 15x आ जाएगा, माइनस ऑफ 12x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले लीजिए, x, इधर क्या मिलेगा, 2x प्लस 15, इधर से कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस 6 माइनस 6, अंदर क्या मिलेगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन क्या ले सकते हो, 2x प्लस 15, बचेगा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या तो x का वैल्यू माइनस 15/2 होगा या तो x का वैल्यू
6 होगा। और x आपने बोला किसको था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। क्या वो कभी निगेटिव में हो सकता है? नहीं। तो भैया उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 6। एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 6। और उसका कॉस्ट कितना निकल करके आ रहा है? व्हाट्स द कॉस्ट? 6 दूनी 12 प्लस 3 15। और आप देखिए कि क्या टोटल कॉस्ट 90 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो हमारा कैलकुलेशन भी सही है। और जब निकालने के बाद मैंने आपको क्या बोला, क्या करने के लिए? क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, क्या निकालने के लिए बोला गया है। आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल प्रोड्यूस कितना? 6। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितना? 15। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। वापस से एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़िए, एनालाइज करिए और वापस से इसको एक बार के लिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन टू बी हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो आपने लेंथ को क्या मान लिया? हमेशा आपको बोला जिससे कंपेयर करेंगे उसी चीज को आपको मानना है। तो लेट द लेंथ बी x। अब मैं नहीं मानता हूं क्योंकि मैं बोलता हूं हमेशा कि क्या मानना है ऐसा वेरिएबल जिसको आप कंफ्यूज कर जाए लास्ट में, ताकि आपने निकाला कि और आपको जाकर के अपने एजम्पशन को देखना पड़े। तो हमेशा कोशिश करो कि उससे रिलेटेड वेरिएबल ही आप डिक्लेयर करो। अगर आपने लेंथ को l ले लिया तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? l माइनस 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसका एरिया ज्यादा है? इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर पार्क l इंटू l माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 स्क्वायर मीटर, कितना स्क्वायर मीटर? 4 स्क्वायर मीटर। ये एरिया ज्यादा है किससे? एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। बेस कैसा होगा उसका? रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ कितना? तो ब्रेथ कितना है? l माइनस 3 एंड एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इज l माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 12। और ये इससे कितना ज्यादा है? 4 मीटर। तो दो काम कर सकते थे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 4, और या l इंटू l माइनस 3 को अगर आप बराबर करना चाहेंगे तो 6 इंटू l माइनस 3 इस दोनों के बराबर करना चाहेंगे। ये एरिया तो कम है और ये एरिया ज्यादा है। जो बराबर करना चाहेंगे तो जो कम है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड प्लस 4। हाँ या ना? इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आए? l स्क्वायर माइनस 3l 6l माइनस 18 प्लस 4 विल बी माइनस 14। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो l स्क्वायर माइनस 9l और प्लस 14 विल बी 0। इसको आप सॉल्व करेंगे l स्क्वायर माइनस 7l माइनस 2l प्लस 14 विल बी 0। l को कॉमन लिया, l माइनस 7 माइनस 2 को कॉमन लिया, l माइनस 7 इज इक्वल टू 0। l माइनस 2 और l माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखेंगे तो l का दो वैल्यू आ जाता है, l इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 7। हाँ या ना? अब कैसे इग्नोर करें? अब इग्नोर यहां पर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप ब्रेथ के केस में आएंगे तो 2 माइनस 3 बोलेंगे तो एक ब्रेथ निगेटिव आ जाएगा, जिसके वजह से लेंथ को हम लोग 2 नहीं बोल सकते। ब्रेथ लेंथ को हमको कितना बोलना पड़ेगा? 7, और 7 माइनस 3 ब्रेथ कितना हो जाएगा? l माइनस 3 दैट इज 4 मीटर। हाँ या ना? और लेंथ कितना हो जाएगा? 7 मीटर। और कैसे इग्नोर किए? l इज इक्वल टू 2 विद द कंपैरिजन। जब हम लोग l माइनस 3 का वैल्यू पे पुट कर रहे थे वो वैल्यू क्या आ रही थी? निगेटिव। इस वजह से l इज इक्वल टू 2 को इग्नोर करना पड़ा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड एंड बोर्ड का क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑलरेडी कल किए हैं हम लोगों ने, लास्ट क्लास में किया। अब इसको आप एक बार के लिए देखिए और खुद से अटेम्प्ट करिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बोल रहा है मोटर बोट जिसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न इन द डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में टाइम हम लोग को क्या लगेगा? व्हाट इज द टाइम इन द डाउन स्ट्रीम? अगर कितने किलोमीटर की बात कर रहे हैं? 24 किलोमीटर। डिस्टेंस बाय स्पीड,
अब स्पीड करने के लिए 18 किलोमीटर बोट का स्पीड दे रखा है। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और टाइम इन द अप स्ट्रीम कितना लगेगा 24 बाय 18 माइनस एक्स। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में कितना घंटा ज्यादा लगता है 1 घंटा, और ऑब्वियसली समय ज्यादा किस में लगेगा अप स्ट्रीम में लगेगा, बोलो हाँ है ना। तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, हाँ है ना। 24 कॉमन ले लिए, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम ले लिए, तो 18 प्लस एक्स इधर हो गया। अब इधर लगाना है माइनस, 18 प्लस एक्स लिखना है, कैसे लिखेंगे 18 का साइन क्या है प्लस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1/24। बोलो हाँ या ना। ये एक मिनट 18 प्लस एक्स सॉरी 18 माइनस एक्स मुझे इधर लिखना था, 18 माइनस एक्स लिखने के लिए ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कटेगा तो विल बी 2x बाय 18 का स्क्वायर कितना 324, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/24। बोलो हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 इज इक्वल्स टू 48x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर करेंगे तो प्लस 54x 54 और 6 48 हाँ माइनस ऑफ 6x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा फैक्टराइजेशन। इसको अगर आप देखेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 54 माइनस 6 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 और x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। या तो x का वैल्यू कितना आएगा 6, या तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 54। बोलिए हाँ या ना। तो निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a class test, sum of Aryan marks in mathematics and English is 30. Had he got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. एक बार के लिए अटेम्प्ट करिए, फिर इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तो बोलता है कि सम ऑफ आर्यन मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश 30 है, तो क्या बोल लेंगे m प्लस ई 30 है। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स ज्यादा आ जाता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब यहां पर या तो m का वैल्यू 30 माइनस ई रख दीजिए, या तो e का वैल्यू 30 माइनस m रख दीजिए, और इस जगह पर उसको m और e की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आएगा m का वैल्यू, m का वैल्यू आएगा 12 या एक मिनट, आपने सही बताया। चलिए इसको एक बार के लिए सॉल्व कर लेते हैं। m का वैल्यू को अगर रखेंगे 30 माइनस ई रखते हैं, तो 30 माइनस ई 32 माइनस ई और e माइनस 3 इज इक्वल्स टू 210। इक्वेशन क्या बनेगा 32e माइनस 96 माइनस ई स्क्वायर प्लस 3e इज इक्वल्स टू 210। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस 35e और प्लस
306 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस 17 माइनस 18 प्लस 306 इज इक्वल टू 0। जरा सा चेक करो तो 17 18 35 तो है, और 17 और 18, हाँ ठीक है ठीक है। ई कॉमन लेंगे, ई माइनस 17 माइनस 18 कॉमन लेंगे, ई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ई माइनस 17 ई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ई का दो वैल्यू आएगा, 17 या 18। अब दोनों केस आपके पास पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे किसी दो एक को इग्नोर कर देंगे अपने मन से, नहीं, केस बनाएंगे। केस 1, व्हेन इंग्लिश का मार्क्स कितना है 17, तो मैथ्स का मार्क्स कितना होगा 13। केस 2, व्हेन इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा 18, तो मैथ्स का मार्क्स कितना होगा 12। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मुमकिन है ना, क्लियर है। बढ़े आगे, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो किससे कंपैरिजन हुआ, शॉर्टर साइड। तो लेट द शॉर्टर साइड बी एस। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी है, निकल कर क्या आ जाएगी एस प्लस 60। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द, तो लॉन्गर साइड कितना सेंटीमीटर हो गया एस प्लस 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो अगर आपको मालूम होगा कि एक डायगोनल है रेक्टेंगल में, ये रहा डायगोनल, तो शॉर्टर साइड को बोला गया एस, लॉन्गर साइड को बोला गया एस प्लस 30, और इसको बोला गया एस प्लस 60। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो एस प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर होगा एस प्लस 30 के होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के बराबर। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। एस स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60s प्लस एस स्क्वायर। एक एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना एस स्क्वायर प्लस 60s इधर और 120s इधर, तो माइनस 60s एक्स स्क्वायर माइनस 60s, 900 इधर और प्लस 3600 इधर, तो माइनस 2700 इधर इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, यही कैलकुलेशन बनेगा। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या स्प्लिट करेंगे, एस इसको 2700 को स्प्लिट करो, 90 और 30 माइनस 90s और प्लस 30s माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। एस कॉमन ले लो, एस माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लो, एस माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो एस प्लस 30 और एस माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। या तो एस का वैल्यू माइनस 30 है, या तो एस का वैल्यू 90 है। तो भैया साइड आपको क्या बोला है, फाइंड द साइड्स ऑफ द, कहाँ बोला है शॉर्टर से, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो एक हो गया 90, एस हो गया 90, और आपका लॉन्गर साइड हो गया 90 प्लस 30 एक 20। दैट इज द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। बोले हाँ या ना, बढ़े आगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार के लिए अटेम्प्ट करिए। देखिए क्वेश्चन को 60 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक ट्रेन ट्रेवल करती है। द स्पीड 5 किलोमीटर मोर वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, तो पहला टाइम t1 क्या लग रहा है, सेम केस पे करेंगे जैसे हम लोगों ने स्पीड एंड बोट वाला काम किया था। 360 बाई s, इफ द स्पीड विल बी s, तो ये टाइम लगेगा। नया टाइम क्या बन लग जा रहा है, स्पीड बढ़ जाने के बाद 360 बाय x प्लस 5, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 घंटा। हाँ या ना, तो 360 बाई s माइनस
360 बाय s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम क्या ले लेंगे, s इंटू एस प्लस 5, ये हो जाएगा 1 बाय 360, 360 कॉमन लेकर के उधर भेज दिए, s प्लस 5 माइनस s, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 5s। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5s माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्या स्प्लिट होगा, तो एस स्क्वायर प्लस 45s माइनस 40s माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। s कॉमन ले लो, s प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लो, s प्लस 45 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। s प्लस 45 पूरा कॉमन ले लो, s माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे आगे, या तो s का वैल्यू -40, तो या तो s का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर और s का वैल्यू -45। इसको इग्नोर करेंगे और इसको ले लेंगे, तो स्पीड कितना निकल करके आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट किया ऐसा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार के लिए जल्दी से देखिए और अटेम्प्ट करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 water taps together can fill a tank in 9/3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours more than the smaller one to fill the tank separately. तो स्मॉलर वाले को मान लेते हैं s आवर्स लगता है, तो लार्जर वाले को कितना घंटा लगेगा s प्लस 10। s आवर्स में छोटा वाला भर देता है टंकी, तो इसके 1 आवर का वर्क कितना, 1 आवर का वर्क 1/s, इसके 1 आवर का वर्क कितना 1/s प्लस, दोनों मिलकर के टंकी कितने देर में भर देता है 9 8 72 75/8 में। तो 1 घंटे का काम कितना 1/s प्लस 1/s प्लस इज इक्वल्स टू 75/8 वर्ग घंटे में भर देता है। तो 1 घंटे में कितना 8/75। बोलो हाँ या ना। एलसीएम क्या आएगा s इंटू एस प्लस 10, इधर क्या जाएगा s प्लस 10 प्लस s इज इक्वल्स टू 8/75। बोलो हाँ या ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150s प्लस 750 इज इक्वल्स टू 8s स्क्वायर और प्लस 80s। तो इसको जरा सा लिखेंगे तो 8s स्क्वायर और -70s माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन ले लें, बोलो, तो 4s स्क्वायर माइनस 35s माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, फैक्टराइज करने के लिए देखना पड़ेगा क्या लिखेंगे फैक्टराइज के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than the passenger train, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्या मान लें p मान लीजिए, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा p प्लस 11। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर लिया अभी तक। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 आवर, तो आप बोल रहे हैं 132/p माइनस 132/p प्लस 11 का वैल्यू कितना 1। इस तरीके के इक्वेशंस को बहुत बार सॉल्व किया हम लोगों ने। 1/p माइनस 1/p प्लस 11 इज इक्वल टू 1/132। इसको सॉल्व करेगा तो p का वैल्यू आ जाएगा। p का वैल्यू कितना आएगा 33 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना निकल करके आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर निकल जाना चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पोल हैज टू बी
erected at a point at a boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of the distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, what is the distance from the gate? Should the pole be? Should the pole SHOUL to get to from the to gate, should the pole be erected? एक बार के लिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे. क्या बोला? एक पोल है जिसको पॉइंट टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, जिसकी डायमीटर कितनी है? 13 मीटर का इसका डायमीटर है. तो ए पॉइंट और बी पॉइंट. ठीक है. अब ए बी का डिस्टेंस 13 है इन मीटर्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए और बी. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पोल को यहां पर कहीं पर गाड़ा गया. लेट दिस बी पोल. हाँ है ना. डायमीट्रिकली अपोजिट का मतलब एक साइड डायमीटर के और एक दूसरे डायमीटर के दूसरे साइड. यहां से जो इसका डिस्टेंस है और यहां से जो इसका डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर. अब अगर इसको आप x बोलते हो तो आप इसको कितना बोलेंगे? x माइनस 7. हाँ या ना. और ये कितना दे रखा है? 13. अब आपको एक कहानी मालूम है कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री टू द सर्कमफ्रेंस. तो जिसके वजह से रिलेशन क्या निकल करके आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169. तो x की क्या वैल्यू निकल करके आएगी? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169. तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो कितना? 120 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0. तो 2 कॉमन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. अब 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना है. और इसको देखिए ये कैसे फैक्टराइज होता है. तो एक्स स्क्वायर 15 4 भी नहीं जाएगा और ठीक है. इसका 12 5. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया और x प्लस 5 की वैल्यू 0 आ गई. तो x की वैल्यू या तो 12 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 5 होगी. हाँ या ना. इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू कंसीडर क्या करेंगे? x की वैल्यू 12. हाँ या ना. तो इफ यस व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल? पोल से क्या डिस्टेंस होगा? एक पॉइंट का 12 डिस्टेंस होगा और दूसरे पोल का 7 डिस्टेंस होगा. हाँ या ना. और क्या ये मुमकिन था क्या? इज इट पॉसिबल टू डू सो? यस इट इज पॉसिबल. इज इट क्लियर और नॉट? तो तीनों आंसर करना. यस इट इज पॉसिबल पहला केस. और दूसरा केस व्हाट इज द डिस्टेंस? तो पहला केस में ए पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा? 12. और दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा? 5. क्लियर है क्वेश्चन? कैन यू मूव टू द नेक्स्ट? चलिए बढ़ते हैं आगे. एक बार के लिए क्वेश्चन को देखिए और अटेम्प्ट करना चालू करिए. अब देखेंगे इसको. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. तो 3 एलसीएम ले लीजिए. 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और d इसका क्या निकालेंगे? b स्क्वायर का वैल्यू 36 माइनस 4 a is 9 and 1 is c is 1. तो 36 माइनस is equal to 0. तो when d is 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. हाँ या ना. नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गया? रियल एंड इक्वल. इफ दे फाइंड देम इफ दे आर रियल. अब उसकी वैल्यू बता दीजिए क्या होगी. तो रूट्स
तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a आपको डायरेक्टली इक्वल रूट्स का वैल्यू होता है। तो माइनस बी बाई 2a का वैल्यू मतलब माइनस बी इधर देखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 6 बाय व्हाट इज 2a इज 18 दैट इज 1 बाय 3। तो भैया दोनों का दोनों रूट क्या होगा 1 बाय 3। इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ द रूट्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल रूट्स विल बी माइनस बी बाय 2a। इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे भी निकाल लेते हैं हम लोग, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी बाई ए, हाँ या ना। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाय 2a। ये अल्फा प्लस अल्फा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों रूट्स रियल और इक्वल थे, हाँ या ना। तो ये माइनस बी बाई 2a कैसे आता है वो मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है, हाँ या ना। बढ़े अगले, चलिए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equation and if the roots are real, if the real roots find them। ठीक है, अगर रियल रूट आता है तो उसको उसकी वैल्यू को बताइए। क्या करना था, डी बताना था सबसे पहले। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए इज 3 एंड सी विल बी 4। तो ये भी 48 माइनस 48, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो रूट्स रियल अल्फा की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3। आप ध्यान देंगे तो मैं माइनस के बाद जो बी है उसको विद साइन लिखता हूं, है ना। माइनस बी बाय 2a विल बी 6, तो 4 रूट 3 बाय 6 जिसकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 2 रूट 3 बाय 3। ये हो जाना है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, बढ़े आगे पे। चलिए फाइंड तो कर लिया रूट्स, ठीक है, यही रूट्स फाइंड करना था, हम लोगों ने रूट फाइंड कर लिया। यहां पर आपने बता दिया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और उसके बाद अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं जब d की वैल्यू 0 होगी। तो पहले क्वाड्रेटिक बना लीजिए, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब b स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस 2k का माइनस 4 a विल बी k एंड c विल बी 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है आपको, यहां पर आपको करना क्या है, k को सबसे 4k को कॉमन ले लेना है। इसको कभी भी इस तरीके से मत करिएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, और ये k और k को मत कटाइएगा, यहां से लॉस ऑफ द रूट हो जाता है, तो ये काम मत करिएगा। क्या करेंगे 4k कॉमन लिया, k माइनस 6 इज इक्वल टू, अब 4k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 6, या तो k का वैल्यू 0 होगा या तो k का वैल्यू, अब k का वैल्यू को 0 को क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि हाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हमको इग्नोर करना पड़ेगा k को 0, बोलना क्या पड़ेगा k को 6। तो करेक्ट आंसर k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, ignoring the value 0। Why we need to ignore the value 0? Because कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस, क्लियर है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सॉल्व कर चुके थे, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन ये है, इसके कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, an को कैसे निकालते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन को कैसे निकालते हैं n/2, दो फॉर्मूला है अपने पास, a प्लस एल लास्ट टर्म, और l को कई बार हम लोग an भी बोलते हैं, राइट। और हम लोग एक और एसएन को कैसे बोलते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी एसएन बोलते हैं। और an को और कैसे बोलते हैं, an को बोलने का एक और तरीका है, हम लोग क्या बोलते हैं an माइनस 1
प्लस ऑफ डी। फॉर एग्जाम्पल A5 को हम लोग कैसे बोलेंगे, A4 प्लस डी, ये भी बोल सकते हैं, हाँ या ना। An को बोलने का एक और तरीका है, Sn माइनस 1 का वैल्यू भी An ही होता है, हाँ या ना। इज इट क्लियर और नॉट? अब एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है एपी में। इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि अगर सीरीज क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो जो डी है ये क्या हो जाता है, डी माइनस डी में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना। एक तो ये हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग का वैल्यू हमेशा a प्लस एल ही होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। और हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a प्लस n माइनस 1, जो पॉजिटिव डी रहता है वो क्या हो जाता है, तो अब यहीं से हो जाता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब, जब आपको एंड से कैलकुलेट करना हो तब, हाँ या ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप एक बार के लिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलिए स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। एक तरीके से यहाँ पे माइनस 81 को क्या ले लेंगे, an का वैल्यू माइनस 81, हाँ या ना। तो अब क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 81। a का क्या वैल्यू है 21 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं मालूम, व्हाट इज द d। अब हमेशा इन दोनों सम का नहीं सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 माइनस 21 दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 81। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 का वैल्यू अगर हम लोग ऐड कर दे तो कितना मिल जाएगा, 102। बोलो हाँ या ना। अब ये माइनस और माइनस कट गया, 3 से कितना बार में, 34 बार में, तो n का वैल्यू 35। सिर्फ यही निकाल करके नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो इफ एनी टर्म इज जीरो, कोई टर्म इसमें जीरो हो सकता है क्या, तो आपको क्या बोलना है, an इज इक्वल टू 0। अब पुट करिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस n माइनस 1 एंड d का वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू, तो n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस, अब इसको कटा दिया 7 बार में और n का वैल्यू कितना आ गया। अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर आपके पास फ्रैक्शन में आता तो आपको कहना था कि सर जीरो इस टर्म का, इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। सिंस कि एक नंबर में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, एक होल नंबर में आ रहा है, एक नेचुरल नंबर में आ रहा है, जिसके वजह से आप कहेंगे कि हाँ जीरो इस सीक्वेंस का पार्ट है और वो 8th टर्म होगा। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, है ना। आपको क्या बोलना है, सिंस, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट इज द रीजन, जो मैंने बोला, सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर द जीरो बिलोंग्स टू दिस सीक्वेंस। अगर n नहीं बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को तो वो सीक्वेंस को बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे रीजन आपको मैंने बोला है कि आप आंसर निकालने के बाद ये पढ़ लीजिए कि आपको और क्या बोला है। तो गिव अ रीजन में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसके वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके का। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे सिर्फ आपको इसको एक्सप्रेस करिए an के टर्म्स पे और दोनों इक्वेशन को सिर्फ क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे a एलिमिनेट होगा, d की वैल्यू आएगी, पुट करेंगे a का वैल्यू आएगा, सीक्वेंस फॉर्म कर देंगे। बोलिए हाँ या ना, अटेम्प्ट करिए जल्दी से। थर्ड टर्म इज, क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड टर्म क्या बोल रखा है 5, मतलब a प्लस 2d का वैल्यू कितना 5, सेवन टर्म इज 9, मतलब a प्लस 6d का वैल्यू कितना 9, दोनों को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, माइनस ऑफ 4d का वैल्यू कितना माइनस 4, कट गया, d का वैल्यू कितना आ गया 1, पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें पुट कर दीजिए और a का वैल्यू निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू 5 माइनस 2d, 5 माइनस 2d का वैल्यू 3 आ गया, a कितना आ गया 3। यहां पर रुकना नहीं है, आपको क्वेश्चन क्या बोला था, डिटरमाइन द एपी, तो सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस में मतलब 3 4 5 6 एंड
डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर दिस। बन जाएगा, हाँ या ना? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। आंसर ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर प्लीज पे अटेंशन हियर। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए आपको नंबर सबसे पहले 2 डिजिट 10 होगा और आखिरी 2 डिजिट 99 होगा, हाँ या ना? अब इसको आपने 3 से डिवाइड करके चेक किया, 3 3 9 बच गया 1। तो भैया टू मेक द नंबर डिविजिबल आप क्या करते, 10 - 1 करते, 9 आता। तो 9 सिंगल डिजिट नंबर है। अगला के लिए +3 करते और नंबर क्या निकाल लेते, 12। दूसरा ऑप्शन क्या था, 3 - 1 कर लेते, रिजल्ट क्या आता 2, और इस नंबर में क्या कर देते ऐड। ये भी तरीका था, हाँ या ना? सेम काम करते भैया, आखिरी नंबर 99 तो डिविजिबल ही है। तो ए हो गया आपके पास 12, nth टर्म हो गया 99, डी हो गया 3। तो अगर आप 99 को बोलेंगे तो 3 + n - 1 इंटू 3, तो 96/3 इज इक्वल टू n - 1। तो 32 और n का वैल्यू आ जाएगा 33। बोलो हाँ या ना? ओ सॉरी, माय मिस्टेक, यहां पर a जो है वो आपका 12 होगा, जल्दबाजी में गड़बड़ी हो गया। तो इधर हो जाएगा आपका 87/3 n - 1, तो 29 और n का वैल्यू आ जाएगा 30। क्लियर है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द 10 7 डॉट 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 4 और -62 आपका आखिरी टर्म है, राइट? आपको एंड से निकालना है 11th टर्म, हाँ या ना? आपको मालूम है एंड से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A11 फ्रॉम द एंडिंग आप क्या बोलेंगे A। अब जो A है वो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म L माइनस n - 1 इंटू डी, हाँ या ना? सीक्वेंस को रिवर्स करने पे तो इस जगह पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हम लोगों ने जहाँ पे फॉर्मूला लिखा था nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग में, ये जो A है ये A नहीं होगा, ये क्या होगा L। यहां पर भी जो A है ये क्या होगा A L, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पर लास्ट टर्म आपके पास क्या है, -62 माइनस 11th टर्म है, तो 11 - 1 is 10 and what is the common difference is -3, राइट? और ये 11th टर्म फ्रॉम द एंडिंग आ गया, तो -62 और ये हो जाएगा +30 विल बी -32 11th टर्म फ्रॉम द एंडिंग। बोलो हाँ या ना? और मान लेते हैं कई बार आपको ये -62 नहीं देगा, कई बार आपको -62 नहीं देगा और बोल देगा कि देयर आर 15th टर्म, देयर आर 10th टर्म, देयर आर 100 टर्म्स, इतना नंबर ऑफ टर्म्स इस प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहले आपको ये -2 वो आखिरी टर्म को निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सीरीज के अंत से एक nth टर्म की वैल्यू को निकाल पाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एपी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, है ना? आपको कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, कई बार आपको इस तरीके के डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आपको सीक्वेंस डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए फिर चीजें आसान हो जाएगी। जो चीजें थी उन चीजों को कर लिए, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, 23 प्लांट्स इन फर्स्ट रो। पहला अगर आप क्वेश्चन देखो देखेंगे, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 प्लांट्स इन फर्स्ट रो, तो मतलब A1 का वैल्यू कितना है 23, सेकेंड रो में कितना है 21 और 19th इन द थर्ड रो। आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले रो में 23 फ्लावर लगा हुआ है, फिर 21 लगा हुआ है, फिर 19 लगा हुआ है। इस तरीके से देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, मतलब AN का वैल्यू कितना बता दिया है 5। हाउ मेनी रोज, कितने रोज मुमकिन है, तो भैया चलिए करते हैं 5। ए का वैल्यू कितना 23 प्लस n - 1 एंड व्हाट इज द डी, डी आएगा आपका -2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा -18 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2। ये निगेटिव से निगेटिव कटेगा, 2 से 9 कटेगा और n का वैल्यू कितना निकल करके आएगा भैया, तो भैया 10 रो है टोटल और आखिरी रो में 5 प्लांट है, हाँ या ना? चलिए बढ़े आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द
20th टर्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या बोल दिया है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d का वैल्यू कितना दे रखा है 12, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 106। अब 106 मतलब 50 टर्म है, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, a प्लस 49d का वैल्यू कितना है 106। क्या कर दोगे दोनों को सब्ट्रैक्ट, माइनस 47d इज इक्वल्स टू 96 माइनस 96, राइट। अरे बोलो हाँ या ना। तो d का वैल्यू कितना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं 94, ठीक है। d का वैल्यू आ जाएगा 2, अगर d आ जाएगा 2 तो आपको बोला है 20th टर्म निकालने के लिए। a20 कैसे बोलेंगे, a प्लस 19d, तो a का वैल्यू कितना है, तो a यहां से पहले निकालना पड़ेगा, d के वैल्यू को पुट करिए तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, तो a का वैल्यू 8, तो इधर बोलेंगे 8 प्लस 19 इंटू 2, a प्लस 38, तो 46 आपका 20th टर्म है, हाँ या ना, कोई डाउट है, बढ़े आगे। आसान है, मतलब एपी चैप्टर्स इजी है, डुएबल है, नंबर स्कोरिंग है, यहां से नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस जगह से तो क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ही नहीं है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई भी टर्म्स निकालने वाला प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। आइए यह देखते हैं, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, यही बोला। अब क्या बोलेंगे, a प्लस 16d माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7, माइनस जैसे ब्रैकेट खोलेंगे a और a कट जाएगा, और 7d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। फाइंड द कॉमन डिफरेंस आपको बोला था। क्या यहां से a निकाला जा सकता था, नहीं, यहां से a नहीं निकाला जा सकता था, क्यों, क्योंकि यहां पे कितने अननोन है, 2 अननोन है, और मेरे पास वैल्यू सिर्फ एक है, ठीक है, मेरे पास 2 अननोन है और इक्वेशन एक है, जिसकी वजह से दोनों अननोन का वैल्यू निकल नहीं सकता था। कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक छोटा सा चीज भी ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक मीन, है ना। तो अर्थमेटिक मीन क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास 3 टर्म है ए बी और सी, तो बीच वाला बराबर होगा इन दोनों के सम बाय 2 के, a प्लस सी बाय 2 के बराबर होता है बीच वाला टर्म, है ना। अर्थमेटिक मीन इसी को कहते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? अब क्वेश्चन क्या बोला, 2 AP है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो एक एपी का क्या बोलोगे, a प्लस 99d, ये बोलोगे, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि x है, राइट। अब दूसरा एपी है, उसको a डैश बोलना पड़ेगा, हाँ या ना, और उसके भी 100 टर्म को कैसे एक्सप्रेस करोगे 99d, और उसको क्या बोलना पड़ेगा y, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये, तो a माइनस a1 वैल्यू आ जाएगा किसका, x माइनस y का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 1000th टर्म का डिफरेंस, तो उसको भी क्या बोलिएगा a प्लस 999d, हाँ या ना। कोई एक वैल्यू देगा, मान लेते हैं वो वैल्यू है z, अरे बोलो। अब उसको भी क्या बोलोगे, a डैश प्लस 999d, उसको नाम क्या दोगे p, हाँ या ना। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये, सॉरी ये और ये कट जाएगा, और a माइनस a1 आ जाएगा z माइनस p, और आपसे यही वैल्यू पूछा था, हाँ या ना। अरे बोलो। और तुम देखोगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन था 100, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस x माइनस वाई है, वो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पर a माइनस a1 का वैल्यू भी कितना आ गया 100, तो z माइनस p का वैल्यू कितना होगा 100। यही बोला था ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100।
तो 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस होगा वो भी कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, कोई डाउट? बढ़े आगे। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? सेम टाइप का क्वेश्चन, हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, राइट? कोई डाउट है? इसको होमवर्क पे तौर पे लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म कितना है, 16। तो a प्लस 2d का वैल्यू कितना, द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब क्या बोल रखा है, a7 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 12। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d का वैल्यू कितना है, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भैया माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, 2d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 और d का वैल्यू 6। अब d का वैल्यू इसमें जैसे पुट करोगे तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 और a का वैल्यू 4। क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी। तो भैया 4, 10, 16 एंड सो ऑन। क्लियर है, हाँ या ना? बढ़े आगे। आप देखेंगे द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। मतलब a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d कितना इज 44। पहले वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 10d का वैल्यू 24 और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 14d का वैल्यू 44। सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट तो माइनस 4d का वैल्यू कितना आएगा 20 माइनस 20, d का वैल्यू 5। आपको क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब d का वैल्यू को पुट कर दीजिए, a प्लस 5d का वैल्यू कितना था 12। ये कैसे निकाले a प्लस 5d का वैल्यू 12, यहां से इस वाले एक्सप्रेशन को लिए और इससे 2 को कॉमन निकाल दिए। 2 को कॉमन निकालने के बाद हम लोगों ने क्या बोला, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24। कैंसिल आउट किए तो a प्लस 5d का वैल्यू कितना आ गया 12, d का वैल्यू कितना पुट किया 5, 25, तो a का वैल्यू माइनस 13। हाँ या ना? अब फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, माइनस 13। अब प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा इसमें, अब बोलिए माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? समझ में आएगा क्वेश्चन? कोई डाउट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार के लिए अटेम्प्ट करिए। Ramkali saved ₹5 first week of the first year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings becomes 20.75, find the value of n. अब आपको यहाँ पर उसके वीकली सेविंग कहाँ तक पहुंच जाती है 20.75। चालू कहाँ से करती है 5, अगला क्या आएगा 6.75। मतलब a का वैल्यू कितना हो गया है 5 और d का वैल्यू कितना है 1.75। एंड इफ द nth वीक, किसी भी nth वीक में उसका कितना सेविंग है, मतलब an का वैल्यू कितना है 20.75। बोलो हाँ या ना? कैसे एक्सप्लेन करोगे nth टर्म को, a प्लस, एक्सप्लेन कर लेना पहले, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 20.75 है। a का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, d का वैल्यू 1.75 है, इज इक्वल टू 20.75 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 15.75। यहां से अगर आप देखेंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू, इसको आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो कितना आएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 बार में सॉल्व हो जाएगा और n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10th टर्म, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो मतलब तुमको कितना क्या बता रखा है, एस एन का वैल्यू कितना बता रखा है 78, लेकिन एन यहां पर मेंशन नहीं किया है, तो इसको एक्सप्रेस करो। तो अब n बाई टू, n बाय टू, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा -3, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल्स टू, ये पूरा वैल्यू क्या एक्सप्रेस करता है 78, हाँ या ना। तो अब यहां से इसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो क्या बोलेंगे n 48 n माइनस 3n स्क्वायर और प्लस 3n इज इक्वल्स टू 156, बोलो हाँ या ना। मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है, और इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, बोलो हाँ या ना। 3 कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस अब देखेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 17n और प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लिया इससे। अब 17 को एक्सप्रेस करना है, तो 17 को करो एक्सप्रेस, n स्क्वायर माइनस 52 कैसे एक्सप्रेस होगा बताओ, 13 और 4 माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0, तो n कॉमन ले लिया, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 13 भी आएगा और n का वैल्यू 4 भी आएगा। अब आपको दोनों आंसर को एक्सप्लेन करना है कि दो वैल्यू आ रहा है, तो दो वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको इस बात का समझना पड़ेगा कि सिंस कि ये जो सम जा रहा है, हाँ या ना, ये पॉजिटिव 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 जा रहा है, तो एक समय में जाकर के, क्योंकि सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कुछ इसमें निगेटिव टर्म्स भी आएगा, तो वहां पर भी एक बार के लिए मतलब ये सम जो है ऐसा चलना चालू होगा चालू होगा चालू होगा चालू होगा, एक बार अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू को इनकलकेट करेगा। जैसे निगेटिव वैल्यू आना इसमें चालू होगा सीरीज में, वहां से सम इसका गिरना चालू होगा, तो एक ही वैल्यू को कितना बार रिटेन करेगा 2 बार, एक ही वैल्यू को कितना बार रिटेन करेगा 2 बार। कई बार बोलता भी है कि एक्सप्लेन योर डबल आंसर, तो इसका रीजन यही है, डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन दिस सीरीज there will be some negative terms also which helps or which results in the resulting sum 2 times, one in a case of the considering only positive terms and one considering mix of the terms, sometimes few positive and few negative terms। क्लियर है हाँ या ना, चीजें क्लियर है। और तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बार के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से एक बार के लिए पहले अटेम्प्ट करिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट इन द 7th ईयर। मतलब A3 आपको दे रखा है, मतलब A प्लस 2D का वैल्यू कितना है 600, और 7th ईयर का कितना है A प्लस 6D का वैल्यू कितना है फॉर द 7th ईयर 700, राइट। Assuming that the production increase uniformly by the fixed number every year, find the production in the first year। A निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, माइनस 4D का वैल्यू माइनस 100 आएगा, तो D का वैल्यू 25 आएगा, तो भैया D 25 आ गया, पुट करेंगे तो A कितना आ जाएगा 600 माइनस 50 550। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 550। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर A प्लस 9D निकालना है, 550 प्लस 9 गुना 25, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है टोटल, टोटल ये आएगा 775। क्लियर है। टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, ये क्या बोल रहा है कैलकुलेट, ये आपसे A7 नहीं पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, मतलब आपसे S7 पूछ रहा है, तो आप 7/2 7th ईयर का प्रोडक्शन मुझे दे रखा है क्या
700, राइट। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 550, तो आप बोल सकते हैं ना 550 प्लस 700, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 1250 गुना 2, 7/2 गुना 1250, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625, तो 625 गुना 7 कितना 4375 आपका फाइनल आंसर रह रहा होगा। क्लियर है ना। इसमें आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते थे, लेकिन हमको लगता है वो थोड़ा सा लेंदी भाग था। आपको हमेशा ये सोचना है कि आप करेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन को कितने जल्दी कर सकते हैं, आपको ये सोचना है। और n/2 और 2 a प्लस एल कब लगाते हैं, जब आपको आखिरी टर्म पता चल जाए। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स वुड बी टेक टू सम बी 636, इस तरीके का क्वेश्चन किया। इसको होमवर्क में डालते हैं, ठीक है। आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना है 17, मतलब a तुम्हारे पास 17 है, लास्ट टर्म तुम्हारे पास 350 है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 350। इसमें से a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी का वैल्यू भी हमें 9 पता चल गया, तो n का वैल्यू पता चल जाएगा, n का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, कितना आ रहा है 38 आ रहा है। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, n तो निकाल ही दिए, ऑल्सो आपसे सम पूछ रहा है, आपसे S38 का वैल्यू भी पूछ रहा है। S38 का वैल्यू कैसे निकालोगे 38/2, और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 17, और आखिरी टर्म देखो तो 350 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। बढ़े आगे, देखिए ये भी बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ये भी क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, एक्सप्लेन करिए, सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को 49 के बराबर पे एक्सप्लेन करिए। 7/2 2a प्लस 6d की वैल्यू पे कितना है 49, इसको और सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 2a प्लस 6d का वैल्यू 14, 2 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस 3d का वैल्यू 7, ये एक एक्सप्रेशन जनरेट हुआ, हाँ या ना। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब 17/2 2a प्लस 16d का वैल्यू कितना है 289। ये कितना बार में चला जाएगा 7 बार में, 17 टाइम्स में जाएगा ये। और 2a प्लस 16d का वैल्यू 34, 2 कॉमन ले लें अगर तो a प्लस 8d का वैल्यू कितना, बोलो हाँ या ना। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d a कट जाएगा और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, आप Sn आपको बताना है। Sn बताने में n की वैल्यू आपको कुछ नहीं, ये नहीं कि n का वैल्यू 7, सॉरी यहाँ पे 7 और 17 रख दी। Sn फर्स्ट n टर्म्स, मतलब n का वैल्यू क्या रखना है n ही रखना है। जब आप n का वैल्यू n रखेंगे तो क्या लिखिएगा n/2, 2a will be 2 plus n minus 1 and d will be 2, ब्रैकेट क्लोज। इसको अगर हम लोग देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बच गया 1 प्लस n माइनस 1, ये 1 और 1 कट गया और इसका वैल्यू कितना आ गया n स्क्वायर। तो Sn आपका क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन एपी के केस में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन सच अ मैनर दैट 20 लॉग इन द बॉटम रो, सबसे नीचे में कितने हैं 20 लॉग है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, एंड सो ऑन इन द सोप,
एंड देयर आर 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। तो सबसे पहला 200 टोटल लॉग्स है, मतलब तुमको क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, एसएन की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, हाँ है ना। तो अब एसएन को एक्सप्लेन कैसे करें, n/2 2a। तो अब सबसे पहला जो नीचे में जो है उसमें कितना नंबर ऑफ है 20, तो 2a विल बी 40 प्लस n-1 एंड d कितने का घट रहा है, 1 का घट रहा है, विल बी 200, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है 40n प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 400। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलने वाला है n स्क्वायर 39 प्लस 39n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। बोलो यही मिलने वाला या नहीं मिलने वाला, हाँ है ना। तो ये 39 कैसे आने वाला है n स्क्वायर, और एक बार के लिए 5 चौक, अच्छा ये तो 39 होता है, 39 सब्ट्रैक्ट करना है ना नंबर को, तो 400 को स्प्लिट करके देखो, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 दूनी 4, दूनी 8, नहीं इसको कर दो 25, 2 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 25 41, इधर कहीं पर 41 नहीं आ रहा, एक मिनट, माइनस n है और ये 40 ऑफ n है, अच्छा एक मिनट, यहां पर आप देखेंगे तो लॉग आपका घट रहा है ना, ये माइनस n होगा, राइट। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहां पर तो ये 40n तो ये जनरेट करेगा ही करेगा, और माइनस n स्क्वायर जनरेट होगा और प्लस n जनरेट होगा, राइट, और इज इक्वल्स टू 400 जनरेट होगा। तो आप इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, राइट। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 का वैल्यू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 16 और n माइनस 25 की वैल्यू 0। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 16 और n की वैल्यू कितनी आएगी 25, यही आ रहा होगा। तो 2n का वैल्यू आ गया, राइट। अब जब हम लोग क्या बोल रहा है कि आखिरी वाला टर्म क्या 25, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना बोल रहा है 25 रो, और ये कितना बोला टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 16 रो, हाँ है ना, अरे यही बोल रहा है ना ये। तो हाउ मैनी, अच्छा यहां पर n क्या था आपका, ये n क्या था नंबर ऑफ रोज, ये n क्या था नंबर ऑफ रोज। तो भैया n आपका नंबर ऑफ रोज था, कोई दिक्कत, सोच लीजिए एक बार, n आपका क्या था नंबर ऑफ रोज, हाँ या ना। ये 200 क्या था टोटल नंबर ऑफ लॉग्स प्रेजेंट। अब यहां पर n दो वैल्यू आ रही है, कैसे निकालें, अब क्या करें, पहले रो में कितना है 20 लॉग एट द बॉटम ऑफ द रो, हाँ या ना। तो सबसे पहले अगर 20 है उसके ऊपर बोलो, तो अब जरा सा एक बार के लिए a 25 निकालोगे तो जरा सा निकालो, तो a 25 कितना होता है, a 25 कितना आ रहा है a प्लस 24d, a का वैल्यू कितना है 20 प्लस 24 और d इज द -1, राइट, हाँ या ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब बताओ क्या 25वां रो में -4 लॉग हो सकता है क्या, नहीं। इसके वजह से हम लोग का सही आंसर क्या होगा n इज इक्वल्स टू 16। तो दो वैल्यू आएगा, लेकिन जैसे तुम a25 कैलकुलेट करोगे कि 25वां रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, तो वो कितना निकल करके आ जाएगा -4
और तुम जब A16 निकालोगे तो तुमको एक नंबर निकाल करके देगा, और तुमसे यही पूछा था हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो भैया तुम A16 निकालोगे तो क्या बोलोगे, A प्लस 15D, और A का वैल्यू कितना था 20 प्लस 15 इंटू -1 तो 20 माइनस 15, तो टॉप रो पे कितना रहेगा 5। ये तो करेक्ट आंसर है। तो भैया इसलिए n का वैल्यू को 16 लेंगे और n का वैल्यू को 25 नहीं लेंगे। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? बढ़े आगे। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, in a potato race bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed in a 3 meter। तो भैया d का वैल्यू कितना हो गया 3 मीटर। चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। देर आर 10 पोटैटोज इन द स्ट्रेट लाइन, कितना लाइन पोटैटो है 10। अब ये निकालना क्या है, लिख लीजिए इसके बाद, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल। कैलकुलेट द, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो सबसे पहले पहला पोटैटो उठाने के लिए जाएगी तो क्या कितना डिस्टेंस उठाएगी 5, हाँ या ना। अब कर क्या रही है, इसको करना क्या है कि पहला पोटैटो उठाया, आकर के डब्बे पे डालना है, फिर से जाना है दूसरा पोटैटो उठाने के लिए। तो अब मान लेते हैं पहला पोटैटो 5 मीटर पे उठाई, आकर के डब्बा पे डाली, अब वहां से दूसरा पोटैटो उठाने के लिए जाएगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी 8, बोलो हाँ या ना। फिर आएगी आकर के रख देगी, अब तीसरा उठाने के लिए जाएगी तो कितना क्रिएट करेगी 11। इसी तरीके से जाकर के कहां तक, इसको अपने 10वां टर्म तक पता करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 10 पोटैटो है। तो भैया A10 क्या होगा A प्लस 90, तो A कितना हो गया 5 और 9 इंटू 3 तो 27 प्लस 5 तो 32 इसका आखिरी मीटर या मीटर होगा जो कि बच्ची को उठा करके ला करके पोटैटो में डालने में लगेगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, देखो एस्टर निकाल करके और थोड़ा सा सोचना, 10/2, हाँ या ना। A is 5 plus 32, तो 5 multiplied by 37 तो 185 मीटर। अब एक सवाल है, अगर आपसे ये पूछता है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड की, तो जरा से इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। पहला वो 5 लेने के लिए आई, ठीक है, पहले हम गए दौड़ करके आलू उठाए 5 कवर किए और वापस आए और जाकर के पोटैटो में डाल दिए, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया 5 जाना और 5 आना, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 10। फिर हम गए कितना डिस्टेंस कवर किए 5 15 और 3 18 पोटैटो उठाए नहीं, 10 के बाद हम लोग वापस यहां से, हम समझिए स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग यहां पर आए 5 मीटर, हाँ या ना, या आपको क्या बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट इन अ पोटैटो बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यहां से जो पहला पोटैटो से जो 5 मीटर है, एंड द अदर पोटैटो इज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10। अब मुझे कंडीशन कहां पर क्या बोला गया वो नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई बच्ची यहां से चालू की स्टार्टिंग पॉइंट से, वो इसको लेने के लिए गई, कितना डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। अब जब ये 5 मीटर कवर की तो ये तो 5 जाकर के उठाई और उसको ला करके बकेट में डालना है, राइट, तो वापस ये रिवर्स में आई, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर की 5 और 5 10, तो पहला डिस्टेंस पोटैटो को लेकर के बकेट में डालने तक का कितना है 10। अब वापस से ये 5 आई और दूसरे पोटैटो के लिए कितना गई 3 और, टोटल कितना डिस्टेंस कवर की 8, तो यहां तक ये 8 कवर की, ये वापस आई कितना कवर की 16, समझ में आया। अब
ये वापस से आई 16 पे, यहां से वापस से चालू किए, पहले कितना है 5, फिर दूसरे पोटैटो पे कितना गए 3, 8, और 8 के बाद हम फिर गए 3, कितना 11, और 11 के बाद हम वापस आए, कितना हो गया 22। अब आप जरा सा ध्यान से देखिए अपने हर डाटा को। अब अगर आप इसका सम लेंगे तो आपको एग्जैक्टली सम पता चल जाएगा, टोटल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। बट आप अपने इस सीरीज के डाटा को देखेंगे, और अगर आप अपने आप इस सीरीज के डाटा को देखेंगे तो आपने एक चीज रियलाइज किया कि ये जो सीरीज है ये सिर्फ पोटैटो को पिक करने का डिस्टेंस लिया गया है, आकर के वापस रखने का डिस्टेंस इसमें ऐड, तो ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ पोटैटो को पिकअप करने का डिस्टेंस है, हाँ या ना, इनटू 2 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकलेगा, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इफ द कंडीशन कि उसको हर एक पोटैटो को उठाने के बाद आकर के बकेट में रखना है तब। देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 185 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 370 मीटर। क्लियर है? और उस केस में सीरीज ये बन रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। Which term of the AP is the first negative term? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को जरा सा समझ करके चलिएगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोल रहा है तो an शुड बी लेस देन 0, हाँ या ना। अब an को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, a इज 121 प्लस n माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d विल बी माइनस 4 इज लेस देन 0, तो n माइनस 1 माइनस 4 इज लेस देन माइनस 121 ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब जैसे इस निगेटिव और निगेटिव को कैंसिल करोगे n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी ग्रेटर देन 121, हाँ कि ना। अब n माइनस 1 का जो भी वैल्यू है विल बी 121 बाय 4, तो यहां पर n जो है, n की वैल्यू क्या निकल करके आएगी बताइए, n माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 120, अच्छा n की वैल्यू जरा सा पता कर देते हैं, n 121 बाय 4 प्लस ऑफ 1, तो n विल बी ग्रेटर देन 125 बटे 4, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो 31 और ये 1, n विल बी ग्रेटर देन 31 होल 1 बाय 4, बोलो हाँ या ना। तो मतलब इस केस पे क्या समझ में आ रहा है कि n का वैल्यू 31 से जैसे बड़ा होगा वो निगेटिव हो जाएगा, 31 तक लोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, 31 से जस्ट बड़ा होना पड़ेगा, तो मतलब कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा मिलेगा, तो अब विच टर्म पूछा है, तो an आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 32, दैट विल बी a32, और आपसे पूछता कि उस टर्म का वैल्यू, तो आपको बताना पड़ता a प्लस 31 d, a कितना 121 और माइनस, क्योंकि d आपका कितने है माइनस में है ना, माइनस 4 है, तो माइनस 124 ना, हाँ या ना, माइनस 3, और माइनस 3 से अगर देखते आप तो यहां पर आपका 1 जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है, अगर आप 131 निकाल करके देख लीजिए, A31 निकाल करके देखिए क्या बोलेगा, a प्लस 30d, हाँ या ना, और a का वैल्यू कितना है और d का वैल्यू कितना है माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 120, तो a31 कितना है 1, हाँ या ना। 31 से जस्ट 1/4 बढ़ जाते तो पॉजिटिव, तो 1/4 नाम का तो कोई टर्म होता नहीं है, तो अगला टर्म कौन सा मिलेगा 32, इसीलिए क्लियर है, डाउट है, बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया सा सवाल है, ठीक है, इसको बनाइए। एक्चुअली आप सब लोग इसको बना करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सवाल आपसे बनता है या नहीं बनता। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पे फॉलोइंग इट रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या बोलता है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड फ्रॉम कंसेक्यूटिवली 1 to 49, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 49, so that
there is a value x such that the sum of the numbers of the houses preceding the number x, मतलब कहीं ना कहीं पर एक नाम होगा, कहीं पर x, ठीक है, और ऐसा है कि x से पहले तक का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब इसके जो बाद वाले से लेकर के जो यहां तक का जो नंबर है, ये दोनों का जो सम है वो बराबर होने वाला है। तो अब हमको मान लेते हैं कि जो नंबर x है, तो यहां से लेकर के यहां तक का सम कितना होने वाला है, कितने नंबर होने वाले हैं, यहां से जस्ट पहले कितना x माइनस वन, तो सम क्या बोलने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी कितना होगा x माइनस वन बाय टू इंटू a प्लस द लास्ट टर्म विल बी x माइनस वन, तो ये दोनों कट जाएगा, तो x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x बाय टू, यहां तक का सम, इसके बाद का सम। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे पहले ये समझना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स समझ जाओगे तो कहानी बन जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कितने सम है ये तो मालूम, सॉरी कितने टर्म्स है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग पता कर सकते हैं कैसे, x है ना, x से लेकर के 49, फॉर एग्जाम्पल 10 से लेकर के 20 तक के बीच में कितने नंबर हैं, 10 से लेकर के 20 तक, चलो और थोड़ा सा नंबर शॉर्ट करते हैं, 6 से लेकर के 8 तक के बीच में कितने नंबर हैं, 8 माइनस 6 इज 2, दो नंबर है क्या, नंबर तो एक है। अब ये एक नंबर कौन सा आ रहा है, ये 7, 7 ही नंबर है ना, देखिए आप 8 माइनस 6 क्या बोल रहे हो 2, ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो हमेशा ध्यान रखना, या तो आप एंड वाले नंबर को कैप्चर करते हो या तो आप स्टार्टिंग वाले नंबर को कैप्चर करते हो, दोनों नंबर को कैप्चर नहीं करते, इसलिए जब आपने बोला 8 माइनस 6 तो दो कौन कौन सा नंबर, एक बीच वाला और या तो एक बाद वाला या तो एक पहले वाला, आपको सिर्फ बीच वाला चाहिए था तो आपने दो में से कितना करना था, एक, आपको एक्सक्लूड करना था, आपको ये भी नहीं लेना था, आपको ये भी नहीं लेना था, आपको अगर तीनों लेना था तो आपको प्लस करना था, प्लस कितना करते, सिर्फ और सिर्फ एक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x के बाद कितना 49 माइनस x, अब 49 माइनस x में क्या इंक्लूड हो गया, 49 इंक्लूड हो गया लेकिन x इंक्लूड नहीं हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 49 माइनस x बाय 2 n बाय 2। अब इसके बाद वाला टर्म कौन सा x प्लस 1 प्लस 49, हाँ या ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 49 माइनस एक्स बाई 2 और ये आ जाएगा x प्लस 50, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 माइनस एक्स बाय 2, हाँ है ना, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49x और प्लस 2450, हाँ है ना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर लिखा जाए तो 2x स्क्वायर और कितना x हो गया इधर माइनस 49x और प्लस माइनस एक्स कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2450, हाँ या ना 2450, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1225, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 35, तो x का वैल्यू क्या, क्योंकि हाउस नंबर्ड है 1 to 49, तो यह माइनस 35 तो नंबर नहीं होगा, नंबर क्या होगा 35, क्लियर है। द मेन टेक्निक इज टू हियर टू अंडरस्टैंड द नंबर्ड वैल्यू दैट इज 49 माइनस एक्स,
अगर आप 1 से लेकर के 10 तक के बीच का नंबर जानना चाहते हैं तो 10 माइनस 1 कहने से नहीं होगा। 10 माइनस 1 जब आप कहते हैं 9, इसमें आपने या तो 1 इंक्लूड कर लिया या तो 10 इंक्लूड कर लिया। दोनों को एक्सक्लूड करना है तो -1 और दोनों को इंक्लूड करना है तो +1। जब आपने 49 माइनस x बोला तो ऑटोमेटिकली x एक्सक्लूड हो गया, उसके बाद का जो नंबर था x+1 वहां से लेकर के काउंटिंग 49 तक जारी रहा। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, एपी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और समझ करके एक बार के लिए अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बोलता है कि स्मॉल टेरेस at a football ground comprises of 15 steps, each of which is a 50 meter long and built of solid concrete, each of step of rise 1/4 meter and a tread of 1/2 meter। अब ये जो आपकी लंबाई है, ये जो ब्रेथ है, ये कितना है 50 मीटर, मतलब सीढ़ी का जो ब्रेथ है वो कितना होने वाला है 50 मीटर। अब यहां पर एक बात को समझिएगा, और राइज ऑफ 1/4 मीटर का मतलब ये वाला जो लंबाई है ये कितने से 1/4 था, फिर ये यहां पर आकर के ये 1/4 इसमें क्या हो गया, ये वाला पोर्शन तो 1/4 था और ये वाला पोर्शन भी कितना था 1/4, तो ये टोटल कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2। अब वापस से यहां पर कितना ऐड हुआ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ऐसा 1/4 कितने तक राइज लिया 15 सीढ़ी तक, हाँ या ना? आगे देखेंगे ट्रेड ऑफ 1/2, व्हाट इज द मीन बाय ट्रेड, ये वाला पोर्शन, ये जो ब्रेथ होता है, ब्रेथ कितना हो गया 1/2। तो पहले वाले सीढ़ी का अगर मैं बोलूं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए V1, तो V1 कैसे कैलकुलेट होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 50। बट V2 कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो 1/2 है ये वाला पोर्शन वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, 50 भी कांस्टेंट रहने वाला है, और ये क्या होने वाला है 1/4 प्लस 1/4। सेकेंड स्टेप के लिए ये 1/4 ये और 1/4 उसमें वापस से ऐड हो जाएगा। V3 कैसे कैलकुलेट होने वाला है 1/2 इंटू 50, तो ये कांस्टेंट रहने वाला है 1/4 इंटू 1/4 सॉरी प्लस 1/4 प्लस 1/4, हाँ या ना? तो यहां पर 2/4, यहां पर 3/4, यहां पर 4/4, बोलो हाँ या ना? तो मैं इसको यहां पर लिखूं, इसको आपको ये समझ में आएगा, इसके जगह पर लिखा हुआ है ये 2/4 और इसके जगह पे लिखा हुआ है ये 3/4। 15th नंबर स्टेप पे क्या होगा 1/2 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 15/4, बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसी तरीके से जाकर के तुमसे मैं पूछूं V10 क्या बोल रहे होगे, तो बोलोगे 1/2 इंटू 50, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और ये वाला पोर्शन जाकर के क्या हो जाएगा 10/4, बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से मैं जब तुमसे पूछूंगा V15 तो क्या बोलोगे 1/2 इंटू 50 इंटू 15/4, हाँ या ना? और इन सबके वॉल्यूम को जब तुम ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा टोटल वैल्यू, हाँ या ना? तो तुम V1 कैलकुलेट कर लो, V15 कैलकुलेट कर लो और तुम डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दो, हाँ या ना? तो इसका आंसर आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर को कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर ट्रायंगल्स।